गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। शुरुआत। सुबह का वक्त, रात के 9:30। एक लड़की आराम से बेड पे सो रही थी। वो पेट के बल सो रही थी जिसके वजह से उसकी चेहरा नहीं दिख रही थी। तभी एक और लड़की वहां आती है और उस लड़की को हिलाते हुए कहती है, कायू उठ, कायू देख 9:30 बज गई है और आज हम घूमने जाने वाले हैं। कायू उठ ना, अगर तू नहीं उठी तो मैं तेरे ऊपर ठंडे पानी दे दूंगी। कायू। उस लड़की की बात सुनकर भी कायू नहीं उठती और वैसे ही सोए रहती है। ये देख वो लड़की कहती है, तू नहीं उठेगी ना, रुक मैं अभी तुझे उठती हूँ। इतना कह के वो लड़की रूम से बाहर निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद वो रूम में आती है तो इस बार उसके हाथों में एक पानी से भरा हुआ जग थी। वो लड़की कायू के पास जाती है और फिर से एक बार कहती है, देख कायू, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, तू उठ रही है या मैं पानी डालूं। इस बार भी उसके बाद का कायू के ऊपर कोई असर नहीं होती। ये देख वो लड़की जग में भरे पूरी पानी उसके ऊपर डाल देती है। पानी पड़ते ही कायू चिल्लाकर उठ बैठती है। बारिश हो रही है, बारी। इतना कहते कहते उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर जाती है जो हाथों में जग पकड़े सामने खड़ा उसे ही घूर रही थी। कायू को उठते देख वो लड़की कहती है, सही कहते हैं लोग, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वहां से जाते हुए अब मुझे घूरना बंद कर और जाके फ्रेश हो जा। कायू अपने चेहरे से अपने बालों को हटाते हुए कहती है, नीसू, ये तू जो मेरे साथ हर बार करती है ना, ये बिल्कुल सही नहीं करती है, ये अन्याय है। नीसू, हाँ पता है मुझे, अब ज्यादा नौटंकी मत कर और फ्रेश होके बाहर आ जा। इतना कह के नीसू बाहर निकल जाता है। वही नीसू को जाते देख कायू ऊपर की ओर देखते हुए कहती है महादेव, ये आपने मुझ मासूम को कैसी लेडी हिटलर के पास भेज दिया, मेरे ऊपर आपको इतनी सी भी दया नहीं आई। इतना कह के वो पैर पटकते हुए बाथरूम में चली जाती है। ये है हमारी हीरोइन कायरा सिन्हा, दिखने में किसी अप्सरा जैसी सुंदर, लंबे कमर तक आते बाल, दूध जैसे गोरे बदन, प्यारे गोल मासूम चेहरा, गुलाब की पानखुड़ी जैसे होंठ, छोटा सा नाक, बड़ी बड़ी आंखें। कोई देखे तो उसके मासूम चेहरे पे दिल हार बैठे। बहुत चंचल है और बहुत बातूनी भी। उम्र 22 साल और 1 महीने पहले ही अपनी पढ़ाई खत्म करी है। कायरा की इस दुनिया में कोई नहीं है। कायरा एक अनाथ है। उसकी अपनी कहने को है तो वो सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड नीसा और कायरा एक साथ ही रहती है, क्योंकि नीसा भी अनाथ है। ये दोनों कहने को तो बेस्ट फ्रेंड है पर इनके बीच प्यार किसी सगी बहन से भी ज्यादा है और नीसा भी कायरा की ही उम्र की है। कायू फ्रेश होके बाहर आती है तो उसे देख नीसू कहती है, जल्दी ब्रेकफास्ट कर ले, फिर बाहर भी घूमने जाना है। कायू खुश होते हुए, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो हम घूमने जाने वाले हैं। चेयर पे बैठते हुए, आज तूने क्या बनाई है। नीसू भी चेयर पे बैठते हुए, आलू का परांठा। कायू, हाय मेरी जान, आज तो तूने मुझे खुशी कर दिया। इतना कह के परांठा लेकर खाने लगती है। नीसू भी परांठा खाते हुए कहती है, धीरे से खा, नहीं तो गले में खाना अटक जाएगी और तेरे पराठे कहीं भाग नहीं जा रही है। कायू मुंह में परांठा भरकर, हाँ खा रही हूँ। कायू की हरकत देख नीसू अपनी सिर हिला देती है और अपने पराठे को खाने लगती है। एक बड़ा सा पैलेस जिसके बाहर लिखी थी ओबरॉय विला। उस पैलेस के बाहर एक ब्लैक कलर की लेटेस्ट मॉडल की BMW आके रुकता है और उसके अंदर से एक हैंडसम लड़का बाहर आता है। वो लड़का बहुत हैंडसम था और ये हैंडसम लड़का हमारे हीरो है और वो इतना हैंडसम है कि कोई लड़की अगर देखे तो उसे पाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे। ये है ऋषभ ओबरॉय, एशिया की एक कंपनी ओबरॉय कॉर्पोरेशन का CEO, जिसके अंदर एटीट्यूड और गुस्सैल कूट कूट के भरा है, जिसके चेहरे पे 3 ही एक्सप्रेशन होता है, 1 गुस्सा, 2 बहुत गुस्सा और 3 बहुत 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 गुस्सा। दुनिया इसकी हाथों की मुट्ठी में है पर आज तक किसी ने भी ऋषभ ओबरॉय को देखा नहीं है। दुनिया वालों को सिर्फ इतना पता है कि ऋषभ ओबरॉय इस दुनिया का किंग है। उम्र है 27 साल। ऋषभ पैलेस के अंदर जाता है तो वहां हॉल में एक करीब 65 साल का आदमी बैठा था। ऋषभ को देख वो आदमी अपने रोबदार आवाज में कहता है, वो मुंबई आ रहा है। ऋषभ उनके पास वाले सोफे पे बैठते हुए एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उनको देखता है और कहता है, आपने मुझे ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है। वो आदमी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसके साथ कुछ कर ना दो उसे, हम किसी। ऋषभ उनके बात काटते हुए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और मैं उसके साथ जो भी करूं मेरी मर्जी, वो मेरा शिकार है। वो आदमी एक गहरी सांस लेते हुए, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। ऋषभ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो आदमी, पर ऋषभ उनके बात काट के सोफे से उठते हुए कहता है, आप आराम कीजिए दादाजी और उसके बारे में मत सोचिए, उसके कर्मों का फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा।
इतना कह के वो जाने गलता है तो दादाजी उसे रोकते हुए पूछता है, वैसे वो कहाँ है? 1 महीने से मुझसे मिलने नहीं आया है। ऋषभ वैसे ही बाहर जाते हुए वो पेरिस गया है, कुछ दिन बाद आएगा। इतना कह के ऋषभ बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो आदमी अपना सिर हिला देता है और वहां से उठ के अपने रूम की ओर चला जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब आगे कायू और नीसू बाहर घूमने निकल गई थी। वो लोग अभी एक बुक शॉप में थी और कायू बुक ले रहा था। उसने अब तक 10 बुक ले लिया था और अभी भी बुक चुन रही थी लेने के लिए। नीसू उसके पास आके कहती है, कायू हमें कहीं और भी घूमने जाना है और तू है कि 2 घंटे से यहाँ पे ही अटकी है और कितनी बुक लेगी, घर पे भी तो कितने सारे बुक हैं। कायू, वो सभी बुक मैंने पढ़ ली है और मैंने बस 10 ही बुक ली है, अभी मुझे और लेना है। नीसू, क्या 10 बुक? और अभी भी तुझे और लेना है? कायू, हाँ। नीसू, 10 बुक ही बहुत है, अब चल यहाँ से। कायू, नहीं नहीं मुझे लेना है। नीसू आंखें दिखा के, अगर तू कोई अच्छी बुक लेता तो मैं तुझे 10 नहीं 100 लेने देता, पर ये सब हॉरर स्टोरी बुक है जिसे पढ़ के तू मुझे पूरी रात परेशान करती है और अगर अभी तूने जीत की तो ये 10 बुक भी मैं तुझे लेने नहीं दूंगी। कायू मुंह लटकाए, ओके मैं और कोई बुक नहीं लूंगी। फिर वो दोनों पेमेंट करके बुक शॉप से बाहर निकल जाता है। नीसू, चल अब मॉल चलते हैं। कायू, हाँ चल। फिर दोनों मॉल में जाते हैं। वहां जाके दोनों बहुत सारे ड्रेस नहीं लेते, वो दोनों मॉल जाके बस बहुत सी ड्रेस को ट्राई करता है और फोटो लेता है, फिर थोड़ी इधर उधर घूम के बाहर निकल जाती है। कायू और नीसू एक कॉफी शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करता है और उससे बस उन दोनों का खर्चा किसी तरह चल जाती है और अब वो दोनों ही किसी अच्छी जॉब ढूंढ रही है। पूरे दिन कायू और नीसू बहुत जगह घूमती है फिर और एक ढाबे में लंच भी करती हैं और अब दोनों ही थक गए थे। कायू कहती है, नीसू कहीं से डिनर करके घर जाते हैं। नीसू, हाँ घर के पास में ही एक ढाबा है, चल वहां जाते हैं। कायू, हाँ चल। फिर वो दोनों उस ढाबे में चली जाती हैं। वही एक आदमी सड़कों पे किसी पागलों की तरह भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से अपने जान बचा के भाग रहा है, तभी उसके सामने एक शख्स आके खड़ा हो जाता है। उस शख्स को देख वो आदमी डर के मारे नीचे जमीन पर गिर जाता है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, माँ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब सच सच बता दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने गलती कर दिया है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। वो आदमी कह ही रहा था कि तभी वो देखता है कि उस शख्स का चेहरा बदल रहा है। जहां कुछ पल पहले वो एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था, वहीं अब उस शख्स की आंखों की रंग पूरे लाल होके चमक रहा था। उसके 2 नुकीले दांत निकल आया था, उसके नाखून बड़े बड़े हो गए थे। इस वक्त वो शख्स बहुत ही भयानक लग रहा था, बिल्कुल किसी दानव की तरह। वो आदमी उस शख्स की ऐसी रूप देख के जमीन से उठ के भागने की कोशिश करता है, पर वो एक भी कदम चल पाता उससे पहले ही वो शख्स उसे पकड़ लेता है और उसके नेक पे अपना नाखून चुभते हुए अपने भारी आवाज में कहता है, मेरे लिए गलती एक बार ही होता है और मैं गलती की माफी नहीं देता हूँ, सजा देता हूँ। इतना कह के वो अपना नुकीले दांत उस आदमी के नेक पे गरहा देता है, जिससे उस आदमी की एक दर्द भरी चीख निकल जाता है और वो उससे छूटने के लिए छटपटाने लगता है, पर वो शख्स उसे छोड़ नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी छटपटाना बंद कर देता है। उसका शरीर पूरा सफेद पड़ चुका था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर के अंदर से सारा खून निकल ली हो। फिर वो शख्स उस आदमी को वही सड़क पे फेंक देता है और उसके ओर देखता है तो उस शख्स के आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल उस आदमी के बॉडी में पड़ता है और वो आदमी के बॉडी में आग लग जाता है और कुछ ही पल बाद वो आदमी की बॉडी राख में बदल गया था। ये देख वो शख्स एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, गलती करने वालों को सजा मिलेगी, सजाए मौत, हा 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 हा। इतना कि वो हंसने लगता है और हंसते हंसते जैसे ही पीछे पलटता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई वहां से दौड़ के भाग गया। ये एहसास होते ही वो शख्स भी उस तरफ भागता है, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। वही एक लड़की पागलों की तरह भाग रही थी। भागते भागते वो लड़की एक घर के अंदर चली जाती है और अंदर से डोर बंद करके डोर से सटके खड़ा हो जाता है। वो लड़की कांप रहा था, उसके आंखों में डर साफ साफ दिख रही थी। वो लड़की कांपते हुए वहीं बैठ जाती है, तभी वहां एक और लड़की भागते हुए आता है और उस लड़की को हक करते हुए कहती है, कायू क्या हुआ, तू ऐसे क्यों डर रहा है? कायू, वो नीसू ववी वैम। नीसू, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तू रूम में चल। फिर नीसू कायू को उसके रूम में लेकर आता है और बेड पे बैठा देता है। फिर कायू को पानी पिलाता है। कायू पानी पीने के बाद थोड़ा शांत होता है। उसे शांत होते देख नीसू कहती है, अब फ्रेश होके सो जा, कल हमारी इंटरव्यू है ना। इतना कह के वो जाने लगती है तो कायू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, न नीसू प्लीज तू मेरे साथ ही सो जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीसू कायू के पास बैठते हुए, कायू क्या हुआ है? तू इतना डर क्यों रहा है? तू तो बुक लाने गई थी ना।
तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तू इतनी डरी हुई है और बुक भी नहीं लाई? कायू नीसू को देखता है और कुछ देर पहले ही बात याद करने लगती है। हॉरर स्टोरी बुक नहीं पढ़ सकती। अब आगे फ्लैशबैक। कायरा और नीसा डिनर करके अपने घर आ गई थी। नीसा डोर खोल रहा था कि तभी कायरा चीखते हुए कहती है, मेरी बुक। नीसा कायरा की चीख सुनकर उसके हाथ से चाबी गिर जाती है और नीसा कायरा को घूरते हुए पूछती है, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? पूरे मोहल्ले को बुलाना है क्या? और बुक बुक क्यों चिल्ला रहा है? कायरा रोने सी शकल बनाकर, नीसू मेरे प्यारे प्यारे बुकस को मैंने ढाबे में ही भूल आया हूँ। नीसा एक गहरी सांस लेकर, ठीक है कल जाके ले आएंगे। कायरा, नहीं नहीं, अगर कोई लेकर चला जाए तो? नीसा, कोई नहीं लेगा तेरे वो भूतिया बुक, और वैसे भी वो चांदू चाचा की ढाबा है, वो किसी को तेरे बुक नहीं देंगे। कायरा, नहीं, चाचा को तो पता ही है कि वो मेरी बुक है। अगर नीसा, कायू अभी बहुत रात हो गई है, कल सुबह चले जाना, तेरे बुक कोई नहीं ले जाएगा, तुझे मुझ पे ट्रस्ट है ना? मैं कह रही हूँ ना। कायरा, तुझ पे तो मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट करती हूँ, पर चोरों पे नहीं। अगर कोई मेरा बुक ले गया तो? नीसा हार मान के, ठीक है चल तेरे बुक ले आते हैं। कायरा, नहीं, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, चाचा की ढाबा तो यही है, मैं ले आऊंगी। नीसा, तू पागल है, इतने रात को तू? कायरा उसे रोकते हुए, देख कुछ नहीं होगा, तू ना ज्यादा हिटलर गिरी मत कर, मैं अभी गई और अभी आई। इतना कह के कायरा वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। कायरा जा ही रही थी तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देता है, जो किसी से खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ये आवाज सुनकर कायरा उस तरफ जाती है तो देखती है एक आदमी एक बहुत ही हैंडसम से लड़के, सड़क के स्ट्रीट लाइट के कारण उस लड़के का चेहरा साफ साफ दिख रहा था, के सामने जमीन पर बैठा अपने जान की भीख मांग रहा है। ये देख कायरा वहां उस आदमी को बचाने जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि उस लड़के की रूप बदल रहा है। ये देख कायरा वही रुक जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगती है और सामने की सीन देख डर के मारे कांपने लगती है। वो हैंडसम लड़का अब एक खूंखार बेम्पर में बदल गया था और वो उस आदमी के गर्दन पे अपना दांत गड़ा दिया था। वो आदमी तड़प रहा था, छटपटा रहा था, और कुछ देर बाद वो आदमी की छटपटाना धीरे धीरे बंद हो गया और उस आदमी का शरीर बेजान होके नीचे गिर गया। फिर वो लड़का उस आदमी के ऊपर अपने आंखों से कुछ लाल रोशनी फेंकता है, जिससे उस आदमी के शरीर में आग लग जाता है और वो जल के राख हो जाता है। ये देख कायरा एक पल भी वहां नहीं रुकती और वहां से भाग जाती है। फ्लैशबैक एंड। नीसा कायरा की बात सुनकर कुछ देर कायरा को देखती है, फिर हंसते हुए कहती है, अच्छा बेम्पा, तो आजकल तेरे बेम्पी तेरे सपनों में आके बोर हो गया है, जो तुझे रियलिटी में दिखाई दी। कायरा, नीसू मैं सच कह रही हूँ, मैंने बेम्पा सच में देखी है, वो बहुत भयानक और डरावना था। नीसा गंभीर होके, हाँ मुझे पता है तू सच कह रही है। कायरा खुश होकर, मुझे पता था तू मेरे बातों का विश्वास जरूर करेगा। नीसा, हाँ मैं तेरे उस हॉरर बुकस पर पूरा विश्वास करती हूँ कि उस बुकस को पढ़ के ही तू ऐसे उल्टी पुल्टी बात कर रहा है। कायरा सिर ना में हिलाते हुए, नहीं, इसमें मेरे बुकस की कोई गलती नहीं है। नीसा, तेरा बुक पढ़ना आज से अभी से बंद, तू और बुक नहीं पढ़ सकती। कायरा, नहीं नीसू, तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? तुझे पता है ना मुझे बुकस पढ़ना कितना पसंद है। नीसा, ठीक है तू बुकस पढ़ सकती है, पर उसके लिए एक कंडीशन है। कायरा, क्या? नीसा, तू हॉरर स्टोरी बुक नहीं पढ़ा सकती और अब मैं और कुछ नहीं सुनने वाला। इतना कह के वो लाइट ऑफ करके सो जाता है। नीसा के सोते ही कायरा भी अपने मन में बरबराते हुए नीसा को हक करके सो जाती है। अगली सुबह सुबह फिर से कायरा सो रही थी और नीसा उसे जगा रही थी पर नहीं उठ रही थी, तो नीसा फिर से उसके ऊपर पानी डाल देता है, जिससे कायरा फिर से चिल्लाकर उठ जाती है। बारिश हो रही है, बारिश। नीसा उसे देखते हुए, कोई बारिश नहीं हो रही और तू थकता नहीं है क्या, या तुझे पानी से इतना प्यार है कि तेरे ऊपर पानी ना गिरने से तू नींद से ही नहीं उठती? कायरा अपने दांत दिखाते हुए, मैं नहीं थकती हूँ और ना तो मुझे पानी से प्यार है, पर मैं चाहता हूँ कि तू थक जाए ऐसे मेरे ऊपर पानी डालते डालते और फिर मैं आराम से सो सकूं। नीसा अपनी आंखें दिखाते हुए, अच्छा तब तो तेरी चाहत चाहत ही बन के रह जाएगी, क्योंकि मैं भी नहीं थकती तेरे ऊपर पानी डालने से। और अब जल्दी से रेडी होके बाहर आ, हमें आज इंटरव्यू पे जाना है। इतना कह के वो बाहर निकल जाती है। कायरा नीसा को जाते देख झल्ला के कहती है, देखना एक दिन कोई जरूर आएगा जो तुझसे मुझे ऐसे परेशान करने का बदला लेगा, फिर आएगा मजा। इतना कह के कायरा बाथरूम में घुस जाती है।
ओबरॉय कॉर्पोरेशन। ओबरॉय कॉर्पोरेशन के पार्किंग में एक येलो कलर की लिमिटेड ऑडिशन के लैम्बोर्गिनी आके रुकता है और उसके अंदर से एक बहुत ही हैंडसम लड़का उतरता है। वो लड़का बहुत हैंडसम था। वो लड़का ऑफिस के अंदर जाता है तो सारी लड़कियां उसे ही देख रही थी, पर वो किसी पे ध्यान नहीं देता है और लिफ्ट में जाके 85 फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। ये सीईओ की पर्सनल लिफ्ट है जिससे सिर्फ सीईओ और उसके उसके करीबी ही जा सकता है और बाकी सबके लिए अलग से लिफ्ट है। उस लड़के के जाने के बाद एक लड़की कहती है, हाय ये कितना हैंडसम है ना, अगर ये मुझे मिल जाए। दूसरी लड़की उसके माथे पे चपत मारते हुए, ओए सपने देखना बंद कर, वो तुझे भाव भी नहीं देगा। तीसरी लड़की, हाँ वो तो आसमान का चांद है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। पहली लड़की, हाँ ये तो चांद है, इन्हें देख तो सकते हैं पर हमारे बिग बॉस तो सूरज है जिसे हम देख भी नहीं सकते। तीसरी लड़की, देखने की कोशिश भी ना कर वरना जल जाएगी। दूसरी लड़की, हाँ अब चल अपने अपने काम करते हैं वरना कोई देख ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात सुनकर तीनों अपने अपने काम में लग जाता है। अपने प्राइवेट पार्ट को प्राइवेट रखना सीखो वरना। अब आगे 85 फ्लोर पे लिफ्ट रुकता है और वो लड़का बाहर आता है और सीधा एक केबिन के अंदर घुस जाता है। उस फ्लोर पे 2 ही केबिन था। अंदर एक बहुत ही हैंडसम लड़का चेयर पे बैठा एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ लैपटॉप पे काम कर रहा था। इस वक्त वो लड़का बहुत ही हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल किसी किंग की तरह। उस लड़के के अंदर आते ही वो लड़का लैपटॉप पे काम करते हुए ही कहता है, तू इतना जल्दी क्यों आया? तू तो और एक मंथ रहने वाले थे ना विशाल। विशाल सामने चेयर पे बैठते हुए, हाँ ने तो बोला था पर मैंने सोचा कि आपने ब्रो को एक सरप्राइज दिया जाए और उनकी रिएक्शन देखा जाए, पर जैसे दुनिया वाले ऋषभ ओबेरॉय को आज तक नहीं देखा वैसे ही मैंने कभी आपने ब्रो के चेहरे पे गुस्से के अलावा कोई एक्सप्रेशन नहीं देखा। नौटंकी करते हुए, कितनी दुख की बात है। लड़का विशाल को देखते हुए, दादाजी तुझसे मिलना चाहते हैं, उनसे जाके मिला। विशाल, क्या ब्रो मैं आपके पास आपसे मिलने आया हूँ और आप हैं कि मुझे ही भगा रहे हो? लड़का, नहीं भगा रहा हूँ, एक काम कर। उसके बात खत्म होने से पहले ही विशाल कहता है, मुझे कोई काम नहीं करना और मैं बहुत थक गया हूँ और आप अगर ऐसे ही रही ना तो मुझे ना तो मेरी भाभी देखने मिलेगा और ना आपके बच्चे। लड़का, वो तो तुझे ऐसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। विशाल हाथ जोड़कर, ब्रो प्लीज ब्रो ऐसा मत करना, अगर आपकी शादी नहीं होगा तो दादाजी मेरा भी शादी नहीं होने देगा और मोरा वुड भी वाइफ कुमारी ही रह जाएगी। लड़का, तू यहाँ से जा रहा है या तुझे मैं धक्के मार के निकालूं? विशाल, नहीं ब्रो मुझे इतना इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। फिर बाहर जाते हुए, देखना आपके लाइफ में भी कोई आएगी जो आपकी सारी हैकरी निकाल देगा। लड़का, तू रुक मैं तेरा हैकरी निकालता हूँ। इतना कह के वो चेयर से उठने लगता है तो विशाल दौड़ के बाहर चला जाता है। बाहर आके अपने दिल पे हाथ रख कहता है, आज तो बाल बाल बचा वरना ये मेरा खून पी जाता। वही दूसरी और कायरा और निशा इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल गई थी। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी एक बूढ़े आदमी जो सड़क के किनारे किसी की दीवार पे टॉयलेट कर रहा था, वो कायरा और निशा को देख उनके और थोड़ा मुड़ जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को हाथों से हिलाने लगता है और कायरा और निशा को देख स्माइल करने लगता है। बुढ़े की हरकत देख कायरा और निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों गुस्से में लाल पीला होके उस बुढ़े के पास जाता है। कायरा कहता है, ओ ठरकी बुढ़े, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसे किसी को भी अपने प्राइवेट पार्ट दिखाने में? और अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो अपने बीबी को दिखाओ। निशा, हम दोनों तो तुम्हारे पोती के उम्र के हैं और तुम बीच सड़क पे हमें अपनी छी। बुढ़ा, देखो मैं यहाँ टॉयलेट करने आई थी। और कायरा उनके और बढ़ते हुए, और क्या? हा निशा, और जब तुमने हम दोनों को आते देखा तो तुम्हारा अंदर का ठरकी जाग गया हो ना? कायरा उंगली दिखाते हुए, देखो ठरकी बुढ़ा जी, हम ना कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अगर हमारे साथ ऐसे गंदी हरकत करोगे ना तो अगली बार दिखाने के लिए या टॉयलेट करने के लिए तुम्हारे ये प्राइवेट पार्ट ही नहीं रहेगा। निशा, अपने प्राइवेट पार्ट को प्राइवेट रखना सीखो वरना। इतना कह के वो दोनों उस बुढ़े की ओर बढ़ता है तो वो बुढ़ा अपने बैग लेकर बाहर से भाग जाता है। उसको जाते देख कामरा घाइन से कहती है, ये लड़के लोग होते ही ठरकी हैं, चाहे वो किसी जबान लड़का हो या कोई बुढ़ा। कायरा की बात सुनकर निशा कहती है, नहीं कायू, सारे लड़के या बुढ़े लोग ऐसे नहीं होते, बस कुछ ही होते हैं ठरकी। कायरा, हाँ पता है मुझे। निशा, अब जल्दी चल वरना हम लेट हो जाएंगे। कायरा, हाँ जल्दी ऑटो रोक। फिर कायरा और निशा ऑटो रोकती हैं और ऑटो में बैठ जाती हैं। कायरा ऑटो वाले से कहती है, भैया जल्दी से ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ले चलो। कायरा की बात सुनकर ऑटो वाला ऑटो को ओबेरॉय कॉर्पोरेशन की ओर ले जाने लगता है।
वही एक पहाड़ के नीचे एक छोटा सा कुटिया था। वो कुटिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा। वो कुटिया बहुत सारे फूलों से सजा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए थे। वहां पंछियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी और उसके चारों ओर बहुत रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। वहां एक साधु आता है और उस कुटिया में प्रवेश करता है। कुटिया के अंदर एक करीब 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने आंखें बंद करके बैठा था। उसकी बहुत बड़े बड़े बाल और दाढ़ी थी। वो साधु उनके पास जाके घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने सिर झुकाए कहता है, बाबा एक समाचार है। बाबा अपने आंखें खोल साधु को देखते हुए शांत आवाज में पूछता है, क्या समाचार लाए हो? साधु, बाबा कल रात उसने उसे देखा। बाबा, ये तो होना ही था एक ना एक दिन। साधु, परंतु वो उसे नहीं देख पाया। बाबा हंसते हुए, धैर्य रखो, वो भी उसे देखेगा। साधु, परंतु दोनों के मिलने से अगर कहीं फिर से वो आ जाए तो? बाबा, इस बार दोनों नहीं चारों मिलेगा। साधु, चारों? चारों कौन कौन बाबा? बाबा हल्का हंसते हुए, वो तो समय आने पे ही पता चलेगा। अब तुम जाओ और उनके ऊपर नजर रखो और हाँ उसे कहना उसकी ध्यान रखने को, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। साधु हमें अपना सिर हिला देता है और बाबा को प्रणाम करके कुटिया से बाहर चला जाता है। वही ओबरॉय कॉर्पोरेशन के बाहर एक ऑटो आके रुकता है और उससे कायरा और नीसा बाहर आती हैं और ऑटो वाले को पैसा देके सामने देखती हैं। सामने ओबरॉय कॉर्पोरेशन का आसमान छूने वाला एक बिल्डिंग था। कायरा खुश होते हुए कहती है, फाइनली फाइनली अब हम ओबरॉय कॉर्पोरेशन में काम करेंगे। मेरा ड्रीम अब पूरा होगा। इसके लिए मैंने क्या नहीं किया है। नीसा, अभी भी हमें जॉब मिली नहीं है जो इतना खुश हो रही हैं। कायरा, आरे मिली नहीं तो मिल जाएगी, अब जल्दी अंदर चल। फिर दोनों गेट के पास जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड दोनों को रोक लेता है। तो नीसा कहती है, हम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड नीसा की बात सुनकर कहता है, आप दोनों की नाम क्या है? कायरा, मेरा नाम कायरा सिन्हा और इसका नाम नीसा सिन्हा। सिक्योरिटी गार्ड, आप थोड़ी देर रुकिए। इतना कह के सिक्योरिटी गार्ड किसी को फोन करता है और कुछ देर बात करने के बाद कायरा और नीसा को देख कहता है, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। नीसा थैंक यू कहता है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। नहीं, मैं जरा भी टेस्टी नहीं हूँ। अब आगे। कायरा और नीसा अंदर जाती हैं और रिसेप्शनिस्ट के पास जाके कायरा कहती है, हम आज इंटरव्यू के लिए आए हैं। रिसेप्शनिस्ट पे एक लड़की बैठी थी। वो कायरा और नीसा को देख मुस्कुराते हुए पूछता है, आप दोनों का नाम क्या है? कायरा, कायरा सिन्हा। नीसा, नीसा सिन्हा। रिसेप्शनिस्ट, मिस नीसा आप 20 फ्लोर पे जाइए, वहाँ आपकी इंटरव्यू होगी। और मिस कायरा आप 35 फ्लोर पे जाइए, आपकी इंटरव्यू वहाँ होगी। कायरा मुस्कुराते हुए, ओके थैंक यू मैम। रिसेप्शनिस्ट भी मुस्कुराते हुए, वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। कायरा और नीसा एक साथ, थैंक यू मैम। फिर दोनों लिफ्ट की ओर चली जाती हैं। वहाँ दो लिफ्ट थी, एक राइट में और एक लेफ्ट में। नीसा राइट की लिफ्ट में उठ जाती है और कायरा लेफ्ट की लिफ्ट में। फिर नीसा 20 फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। इधर कायरा भी 85 फ्लो का बटन प्रेस कर देती है। फिर कुछ देर बाद लिफ्ट 85 फ्लो में रुकता है और कायरा बाहर आता है। बाहर आके कायरा चारों ओर देखते हुए कहती है, यहाँ सब इतना खाली खाली क्यों है? मेरी अकेली ही इंटरव्यू होगी क्या? फिर अपने सिर झटक के, अगर मैं अकेले ही इंटरव्यू दूं तो मेरी ही भलाई है, मुझे जॉब मिल जाएगी। ये सब सोच कायरा आगे बढ़ जाती है। कायरा आगे जाते जाते एक केबिन के सामने रुकती है और डोर नॉक करती है, पर अंदर से आवाज नहीं आता। तो कायरा अंदर चली जाती है और कहती है, सॉरी सर। पर इतना कह के वो सामने बैठे शख्स को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो डर से कांपने लगती हैं और कांपते हुए वही खड़ी रहती है और सामने देखने लगती है। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वही सामने बैठा शख्स जब एक मीठी आवाज सुनता है तो अपने आंखें उठा के सामने देखता है और देखता ही रह जाता है। सामने एक बला की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके आंखों में इस वक्त दुनिया भर की डर दिख रहा था और डर से उसके गुलाबी होंठ भी कांप रहे थे। ये देख उसकी नजर उस लड़की की गुलाबी होंठों पर ठहर जाता है और उसे खुद भी पता नहीं चलता कि कब वो अपने चेहरे से उठकर उस लड़की के ओर बढ़ने लगा है। वही कायरा जब उस शख्स को अपने ओर आते देखती है तो वो जल्दी से पीछे मुड़बहा से जाने लगती है, पर वो जा पाती उससे पहले वो शख्स उसे पकड़ लेता है और दीवार से सटा के खड़ा कर देता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। कायरा जो उसके ऐसे करने से डर से बेहोश होने पे आई थी और उसकी दिल की धड़कन अब किसी बुलेट ट्रेन से भी तेज भाग रही थी। कायरा जब देखती है कि वो शख्स उसके ओर बढ़ रहा है तो वो अपने आंखें बंद कर लेती है और डरते हुए कहती है,
प्लीज प्लीज मेरा खून मत पीना, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, मैंने कल रात तुम्हें उस आदमी को मारते हुए नहीं देखा और ना ही तुम्हें बेम्पर बनते देखा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा खून जरा भी टेस्टी नहीं है और बहुत गंदी भी है, मैं अपने खून को नहाता नहीं हूँ, तो अगर तुम मेरे खून पियोगे तो तुम्हारी पेट खराब हो जाएगा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। कायरा की आवाज सुन वो शख्स अपने होश में आता है और अपनी आंखें छोटी करके कायरा को देखते हुए अपने मन में सोचता है, इसका मतलब कल रात इसने मुझे देखा था पर मैं इसकी ब्लड की स्मेल क्यों नहीं स्मेल कर पाया। फिर कायरा को देखता है जो अभी भी अपने आंखें बंद करके डर के बहा खड़ी थी। ये देख वो शख्स के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाता है और वो कायरा की कमर पकड़ खुद से चिपका लेता है और कायरा के कान के पास जाके धीरे से कहता है, पर मुझे तो तुम बहुत ही टेस्टी लग रहे हो और सॉफ्ट भी। कायरा उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए, नहीं मैं जरा भी टेस्टी नहीं हूँ और दिखने से थोड़ी ना पता चलता है कि कौन टेस्टी है और कौन नहीं, प्लीज मैं अब कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। शख्स कायरा के गर्दन पे अपना सांस छोड़ उसके खुशबू लेते हुए, हाँ सही कहा, देखने से थोड़ी ना टेस्ट का पता चलता है, वो तो टेस्ट करने से पता चलता है, तो मैं भी तुम्हें टेस्ट करके बताता हूँ। कायरा हाँ इतना कहते ही उसे एहसास होता है कि उसने क्या कह दी है, फिर वो जल्दी से कहती है, नहीं ना आया। कायरा कुछ और कह पाती कि उतने में वो शख्स उसके गर्दन पे बाइट कर लेता है जिससे कायरा के मुंह से चीख निकल जाती है, पर फिर उसे फील होता है कि उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, उल्टा उसके पूरे बदन में कुछ अलग ही एहसास और सिरहन पैदा हो रही है और उसकी सांसें भी तेज हो गई थी और वो शख्स उसके गर्दन को हल्के हल्के बाइट कर रहा था और साथ कर रहा था। कायरा की हाथ उस शख्स की चेस्ट पे था जिससे दोनों में थोड़ी दूरी थी और उस शख्स का एक हाथ कायरा के कमर पे और एक हाथ कायरा के पीठ पे था जिसे वो सहला रहा था। कायरा अपने मन में कहती है, क्या जब कोई हमारे बॉडी से खून चूसता है तब ऐसे फील होते हैं, पर वो आदमी तो चीख रहा था, उस आदमी को देख ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है और मीठी दर्द हो रहा है। मनी अपने मन में ये सब सोच ही रही थी तभी उसे एहसास होता है कि उस शख्स का एक हाथ उसके टॉप के अंदर जाके उसके कमर को सहला रहा है और कायरा इसे कुछ समझ पाती कि वो शख्स अपना होंठ उसके सॉफ्ट होंठों पे रख देता है और कायरा की लोवलर लिप को सक करने लगता है। वो शख्स कायरा को किस करने में पूरा खो गया था, पर अब कायरा को ये सब ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उस शख्स के टच से उसकी बॉडी उसे कुछ गर्म लग रही थी। कायरा उस शख्स के होंठों पे जोर से काट लेता है और जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल कायरा ना ओ देखती है ना ताओ, वो अपनी जान लगा के दौड़ सीधा लिफ्ट में घुस जाती है और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है और नीचे जाके सीधा बाहर निकल जाती है और ऑटो लेकर बाहर से चली जाती है। कायरा बाहर से ऐसे भागी थी जैसे किसी ने उसके पीछे पागल कुत्ते छोड़ दी हो। वही वो शख्स कायरा के जाने के बाद अपने में ही कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपना कंट्रोल कैसे खो सकता हूँ, कौन है ये लड़की। फिर कुछ सोच अपने फोन से किसी को और कहता है, रिकूल अभी जो लड़की मेरे केबिन में आई थी उसके बारे में सब कुछ पता करो जल्दी, इतना कह के वो फोन कट कर देता है। वही उधर रकुल तो हक्का बक्का हो गया है, वो फोन को देखते हुए कहता है, बॉस के केबिन में लड़की गई थी, वो लड़की जिंदा तो है ना। फिर कुछ सोचते हुए, जिंदा नहीं होती तो बॉस उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों निकालने को कहता। एक गहरी सांस लेकर, शायद आज उस लड़की की आखिरी दिन होने वाली है इस दुनिया में, इतना कह के वो अपने काम में लग जाता है। वही वो शख्स फोन रख के पीछे पलटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी एक फाइल पे जाता है जो कायरा की थी। वो शख्स उस फाइल को उठाता है और खोल के देखता है और उस फाइल को देख उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाता है और वो कहता है, कायरा सिन्हा, आज पहली बार मैंने किसी लड़की को छुआ है, आज पहली बार मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, आज पहली बार किसी लड़की की और मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ, और वो तुम हो कायरा सिन्हा, और अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। फिर अपने आंखें बंद करके कायरा के आने के बाद से सारी घटना याद करने लगता है और अपने होठों पे उंगली रख कहता है, यू आर वेरी टेस्टी स्वीट हार्ट एंड आई वॉन्ट टू टास्ट यू मेनी मोर टाइम्स। इतना कह के वो उस फाइल को बंद कर देता है और उस टेबल पर रख खुद चेयर पे बैठ जाता है। क्या मैडम की स्क्रू ढीला है? अब आगे। ऑटो में बैठी कायरा डर से कांप रही थी और बार बार अपने कंधे और होठों को रब रख रही थी। तभी ऑटो वाला पूछता है, क्या हुआ मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही है, आपको कुछ हुआ है क्या? कायरा रोते हुए, हाँ भैया, मुझे ना आज एक बेम्पर ने किस कर दिया, मेरा फास्ट एक बेम्पर ने चोरी कर ली। इतना कह के वो जोर जोर से रोने लगती है। कायरा की बात सुनकर वो ऑटो वाले उसे अजीब नजरों से घूरता है और फिर मन में कहता है, क्या मैडम की स्क्रू ढीला है, ये सब क्या कह रहा है। फिर कायरा से कहता है, मैडम आप ये सब क्या कह रहे हैं, ये बेम्पर टैम्पर कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। कायरा, नहीं नहीं भैया, बेम्पर होता है और वो भी बहुत
हैंडसम भारी आवाज में, कल रात मैं मेरे बुक लेने जा रही थी तभी मैंने एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा। वो एक आदमी के सामने खड़ा था, स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रहा था। बाय गॉड, क्या कमाल लग रहा था वो लड़का। मैं तो देखते ही क्रस खा गई, पर तभी उसका रूप बदलने गला। उसकी आंखें लाल हो गई और आंखों से लाइट जलने लगी। उसके दो नुकीले दांत निकल आया, उसके नाखून लंबे लंबे हो गए। जो ब्लैक था, लगता है ब्लैक नेल पॉलिश पहनी थी। वो बहुत भयानक और डरावना लग रहा था। फिर उसने उस आदमी को पकड़ा और उसकी गर्दन में अपना दांत चुभा दिया। पता है भैया, वो आदमी कितने जोर जोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, छटपटा रहा था, पर उस बेम्पर ने उसे नहीं छोड़ा। फिर कुछ देर बाद उस आदमी ने छटपटाना बंद कर दिया और उस बेम्पर ने भी उसे छोड़ दिया। उसका शरीर सड़क पे गिर गया। उस आदमी का शरीर पूरा सफेद पड़ चुका था और फिर उस बेम्पर की आंखों से लाल रोशनी निकल के उस आदमी के शरीर पर पड़ी और वो आदमी जल के राख हो गया। मैं तो ये सब देख के इतना डर गया कि मैं बाहर से दौड़ लगाई और अपने घर में जाके रुकी। ऑटो वाले कायरा की बात सुनकर अब तक डर से कांप रहा था। वो ऑटो रोक कायरा से कहता है, मैडम आपकी घर आ गई। कायरा ऑटो से उतर अपने पॉकेट से पैसे निकाल देते हुए कहती है, थैंक्स भैया, और हाँ रात को बाहर मत निकलना। इतना कह के कायरा चली जाती है। ऑटो वाले कायरा को जाते देख कहती है, क्या लड़की है, मैं तो सोच रहा था शायद थोड़ा स्क्रू ढीला है, पर उसके तो स्क्रू ही नहीं है। इतना बड़ा कहानी सुना के चला गया और अब बेम्पर खून पीना छोड़ के किस करने लग गया है। शिव जी, इस लड़की से मुझे अब कभी ना मिलाना। इतना कहते वो बाहर से चला जाता है। उधर कायरा घर में घुसते ही जल्दी से अपने रूम में चली जाती हैं और दरवाजा बंद कर एक कोने में बैठ जाती हैं और घुटनों पे अपना मुंह छुपा लेती हैं। ओबरॉय कॉर्पोरेशन। नीसा इंटरव्यू देके बाहर आ गई थी, पर अभी भी कायना नहीं आया था। तो नीसा रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, क्या मेरी दोस्त कायरा अभी भी इंटरव्यू दे रही है? वो एक्चुअली मैं बहुत देर से उसकी वेट कर रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट, आपकी उस दोस्त को तो मैंने आपके आने के कुछ देर पहले ही यहाँ से दौड़ के बाहर जाते देखा। मैंने उसे आवाज भी लगाई, पर उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। नीसा अवाक होते हुए, क्या आप श्योर हैं कि वो कायरा ही थी? रिसेप्शनिस्ट, या आई एम श्योर कि वो आपकी दोस्त ही थी। नीसा, थैंक यू। दरवाजे की ओर देखता है और परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, इसने फिर से क्या कर दिया और दौड़ के क्यों बाहर गया। फिर एक गहरी सांस लेती है और बाहर चली जाती है। वही 85 फ्लोर पर वो शख्स अपने चेयर पे बैठ था और कायरा के बारे में ही सोच रहा था। तभी केबिन का डोर नॉक होता है तो वो शख्स कहता है, कम इन। परमिशन मिलते ही रिकूल अंदर आता है और उस शख्स के सामने सिर झुका के उसे ग्रिट करता है। वो शख्स बस उसे देखता है, उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। रिकूल उस शख्स को देखते हुए अपने हाथ में रखा फाइल खोल पढ़ने लगता है। नाम कायरा सिन्हा, एक अनाथ है। उसके पास सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड नीसा सिन्हा है। नीसा भी अनाथ है। दोनों में सगी बहन से भी बढ़कर प्यार है। 1 महीने पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। बुक पढ़ना इनको कायरा बहुत पसंद है और आज ओबरॉय कॉर्पोरेशन इंटरव्यू देने आई थी और गलती है 35 की जगह 85 की फ्लोर पे आ गई थी। वो शख्स सरद आवाज में, इसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या बताया? रिकूल, नीसा सिन्हा। वो शख्स, हम नाउ यू गो। उसकी बात सुनकर रिकूल सिर झुकाए बाहर चला जाता है। रिकूल के बाहर जाते ही वो शख्स किसी को कॉल करता है और कहता है, एक लड़की को उठ लो, मैं तुम्हें उसका फोटो भेज रहा हूँ। इतना कह के वो कॉल काट कर देता है और एक फोटो WP पे भेज देता है। फिर वो उठ के कांच की दीवार जहां से पूरा शहर दिख रहा था वहां अपने पॉकेट पे हाथ रख खड़ा हो जाता है और बाहर देखते हुए कहता है, अब तुम मेरे पास आओगी और मुझे खुद अपने असलियत बताओगी। तुम कोई आम लड़की नहीं हो सकते। ऋषभ ओबरॉय को कोई आम लड़की रिझा नहीं सकता। मुझे जानना होगा तुम कौन हो। इतना कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऋषभ इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बड़े फुर्सत से बनाया हो, कहीं भी कोई कमी नहीं। वही नीसा घर में पहुंच गई थी और वो दूसरी चाबी से डोर खोल अंदर जाती है और सीधा कायरा के रूम के पास जाता है। कायरा का रूम का डोर बंद था। नीसा डोर को नॉक करते हुए कहती है, कायू दरवाजा खोल। कायू, तू ऐसे कैसे आ सकती है? तूने इंटरव्यू नहीं दिया ना? कायू, ओपन द डोर। ब्रह्मा जी जब दिमाग बांट रहे थे तब तू कहाँ थी? अब आगे। नीसा के बहुत चिल्लाने के बाद अंदर से कायरा की आवाज आती है, देख नीसू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और तू मुझे डांट नहीं सकती। मैं वहाँ काम नहीं करूंगी। नीसू, तू ये सब क्या बोल रहा है? तेरा तो सपना है ना ओबरॉय कॉर्पोरेशन में काम करना। कायरा, है नहीं था पर अब नहीं है। मैं अब वहाँ काम तो दूर की बात, जाना भी नहीं चाहती हूँ। नीसा, ठीक है, पर पहले डोर खोल, मुझे अंदर आने दे। कायरा, डोर तो मैं खोल दूं पर तू मुझे पीटेगा तो नहीं ना? नीसा, नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा।
कायरा कुछ नहीं करेगी ये तो ठीक है, पर पीटेगी तो नहीं। निशा नहीं गधी, मैं तुझे नहीं पीटूंगी, पर अगर तू अभी डोर नहीं खुली तो तू आज बहुत पीटेगी मेरे हाथों। कायरा गुस्सा मत हो बेबी, मैं खोलती हूँ ना। इतना कह के कायरा डोर खोल देती है। डोर खुलते ही निशा जल्दी से अंदर आती है और कायरा को बेड पे बैठा खुद भी उसके सामने बैठ जाती है और कहती है, अब बोल क्या हुआ है? तू ऐसे भाग क्यों आई? इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? और तू वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहती है? कायरा रोनी सी शकल बनाकर, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, तू मेरे बातों का विश्वास ही नहीं करेगी। निशा किसने कहा? मैं तेरे हर एक बात का विश्वास करूंगी, तू बता तो सही। कायरा आपने हाथ आगे कर, प्रोमिस। निशा उसके हाथों के ऊपर हाथ रख, प्रोमिस अब बता। कायरा वो बहाना, वो बेम्पर है जिसे मैंने कल रात देखा था और आज तो उसने मुझे किस करके मारने की भी कोशिश की है। निशा शौक हो के उसे देखते हुए, क्या किस करके मारने की कोशिश की है? कायरा हाँ मैं सच कह रही हूँ, अपने गर्दन को आगे करके निशा को देखते हुए, ये देख। निशा कायरा के गर्दन को देखती है तो वहाँ कुछ हीकी की निशान थी जिसे देख निशा अपने सिर पे हाथ रख कहती है, गधी तुझसे बड़ी बेवकूफ इस दुनिया में एक भी नहीं मिलेगा। फिर कायरा को देख कायूं, ये हीकी की निशान है, तू जिसकी बात कर रहा है वो तुझे मारना नहीं, तेरा फायदा उठाना चाहता था। कायरा फायदा, पर उसे मुझसे क्या फायदा मिलता, और ये तो हिक्की की ही निशान है, उसने मुझे बाइक चौकी है मेरा खून पीने के लिए। निशा झल्ला कर, ब्रह्मा जी जब दिमाग बांट रहे थे तब तू कहाँ थी? कायरा कुछ सोचते हुए, शायद मैं तब बुक पढ़ा रही थी, मुझे बहुत पसंद है बुक पढ़ना। निशा अपने सिर को हाथों से पीटते हुए, हे महादेव किसको भेज दिया अपने धरती पे, ये तो हम लड़कियों की नाम डुबाकर रहेगी। कायरा देख नीसू, तू जो चाहे वो कह ले, पर मैं बाहर जॉब नहीं करूंगा और तू भी नहीं करेगी, हम कहीं और कंपनी में जॉब करेंगे। वो बेम्पर अगर तेरा खून पी के तुझे भी मार डाले तो? निशा को हक करते हुए, तेरे बिना मेरा इस दुनिया में है ही कौन? निशा उससे छुपते हुए, कायू तू मुझे देख और मेरी बातों को ध्यान से सुन। कायरा निशा को देखते हुए, हाँ मैं तुझे देख रहा हूँ पर सुन नहीं पा रहा हूँ। निशा मैं बोलूंगा तब तो सुनेगा ना? कायरा हाँ तू बोल ना। निशा देख कायरा, बेम्पर सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। कायरा ना, मैं सिर हिलाकर, नहीं होते हैं, और आज उसने मुझे मारने की भी कोशिश की है। निशा अच्छा तो अभी क्या है? दिन है ना? कायरा हाँ में सिर हिला देती है। ये देख निशा फिर से कहती है, तो तेरे बुक में क्या है? ये ही ना कि बेम्पर रात को निकलते हैं, उन्हें सूरज की रोशनी सहन नहीं होती। कायरा फिर से हाँ में सिर हिला देती है तो निशा फिर से कहती है, और जिसने तुझे बाइट किया वो कुछ घंटे पहले किया था जब दिन की सुबह के 11 बजे बज रही थी। कायरा हाँ, पर तू मुझे ये सब क्यों बोल रही है? निशा क्योंकि वो बेम्पर दिन में तुझे बाइट किया है और उसे सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका क्या मतलब होता है? कायरा हाँ, इसका मतलब वो बेम्पर बहुत पावरफुल है, इसलिए उसको सनलाइट से भी कुछ नहीं होता। निशा एक गहरी सांस लेता है और फिर रोने की एक्टिंग करते हुए, हे महादेव मुझे उठा लो। कायरा नहीं, इतना चिल्ला के वो रोने लगती है। कायरा को ऐसे रोते देख निशा उसे शांत करते हुए कहती है, तू रो क्यों रहा है पागल, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, रो मत। कायरा रोते हुए, वो तो मुझे पता है कि तू कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। निशा अगर तुझे पता है तो तू रो क्यों रहा है? कायरा वो मैंने ना मेरी सारी डॉक्यूमेंट जिस फाइल पे थी उसे उस बेम्पर के केबिन में ही भूल आई हूँ। निशा क्या तू कब सुधरेगी कायू? कायरा और जोर से रोते हुए, अब तो मुझे किसी और कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगी। निशा गहरी सांस छोड़ते हुए, रोना बंद कर और चल जाके ले आते हैं क्योंकि उस फाइल में तेरा सब कुछ है। कायरा पर अगर वो बेम। निशा उसे आंखें दिखाते हुए, और एक बार भी तेरे मुंह से उस बेटी की नाम नहीं निकलनी चाहिए, अब चल मेरे साथ, तुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तू बाहर रुकना, मैं जाके ले आऊंगी। कायरा निशा की बात सुनकर कहती है, नहीं तू अकेली जाएगी तो? वो बेम। कायरा इतना कहते कहते निशा को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। निशा कायरा को घूरते हुए कहती है, कायू अब मेरा सब्र का बांध अब टूट रहा है। कायरा निशा को ऐसे देख और कुछ नहीं कहती और दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाती है। ये देख निशा एक चैन की सांस लेती है और रूम से बाहर जाते हुए कहती है, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आऊंगा, तू घर पे रुक। कायरा नहीं, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, मैं ऐसे तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। निशा ठीक है तो चल। फिर दोनों घर से बाहर आ जाती हैं और ऑटो लेकर ओबरॉय कॉर्पोरेशन की ओर चली जाती है। मैंने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हारा रेप नहीं। अब आगे
कुछ देर बाद ऑटो ओबरॉय कॉर्पोरेशन के सामने रुकता है और कायरा और नीसा बाहर आती है। नीसा उस ऑटो वाले को पैसा देता है और वो ऑटो वाला बाहर से चला जाता है। फिर दोनों सामने बने उस बड़े बिल्डिंग को देखती हैं और नीसा कहती है, चल। फिर दोनों रोड क्रॉस करने लगती हैं। तभी नीसा को कुछ याद आता है और वो पूछती है, वैसे कायूं तू सही फ्लो पे तो गई थी ना? कायरा हाँ में सिर हिलाकर, हाँ मैं बिल्कुल सही फ्लो पे गई थी, 85 फ्लो पर। कायरा की बात सुनकर निसा रुक जाता है और कायरा को देखते हुए कहती है, अकल के दुश्मन, तू 85 फ्लो पे क्यों गई? तुझे तो 35 फ्लो पे जाना था। कायरा पर मैंने तो 85 फ्लो ही सुना। निसा हाँ तू तो वही सुनेगी, हमेशा गलत सुनती है और गलत करती है। इतना कह के वो आगे जाने लगती है। कायरा धीरे धीरे जा रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। तभी निसा पीछे मुड़ के कहती है, कायू जल्दी आ। इतना कहते ही वो जैसे ही सामने देखता है, उसके सामने एक येलो कलर की लैम्बोर्गिनी आके खड़ी हो जाती है और निसा को उसके अंदर खींच लेता है और बाहर स्पीड में निकल जाता है। ये देख कायरा उस कार के पीछे दौड़ने लगती है और कहती है, रुको रुको, मेरे नीसू को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुक जाओ, मेरे नीसू को छोड़ दो। रुको नीसू, नीसू मैं आ रही हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कायरा रोते हुए और दौड़ते हुए चिल्ला रही थी, पर तब तक वो कार बहुत दूर जा चुका था। कायरा दौड़ते दौड़ते सड़क पे गिर जाती है। सड़क पे गिरने से उसके कायरा घुटनों पे और कोहनी पे चोट लग जाती है और बाहर से खून निकलने लगती है। पर कायरा अपने चोट की परवाह नहीं करती है और उठ के फिर से दौड़ने लगती है। कायरा दौड़ ही रही थी कि तभी उसके फोन पे किसी का फोन आता है, पर कायरा उस कॉल को इग्नोर कर दौड़ने लगती है। पर फोन बार बार बाज रहा था। ये देख चिल्लाकर अपने फोन बाहर निकल कॉल पिक करती है और गुस्से में कहती है, क्या है और कौन है आप? क्यों कॉल कर रहे बार बार, जब देख रहे हैं कि सामने वाला फोन नहीं उठा रहा? कायरा को रोकते हुए उधर से एक सरद आवाज आती है, अगर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त ओबरॉय कॉर्पोरेशन के 85 फ्लो पे आ जाओ। इतना कहते ही कॉल काट हो जाता है। ओबरॉय कॉर्पोरेशन के 85 फ्लो पे जाने की बात सुनकर कायरा कांपने लग गई थी। वो बाहर खड़ा अपने हाथ में पकड़ा फोन को देखती है और पीछे मुड़कर उस बड़े से बिल्डिंग को देखती है। फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, नहीं कायू, तू ऐसा नहीं कर सकती। तेरे नीसू की जान खतरे में है, तुझे उसकी जान बचानी होगी, चाहे इसके लिए तुझे ही अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। इतना कह के वो एक गहरी सांस लेती है और सामने ओबरॉय कॉर्पोरेशन की ओर बढ़ जाती है। वही वो येलो लैम्बोर्गिनी एक आलीशान पैलेस के आगे अपना कार रोकता है और उससे एक हैंडसम लड़का बाहर आता है। फिर वो कार की पीछे की डोर खोल एक लड़की को अपने कंधे पे उठा लेता है। उस लड़की का हाथ पैर मुंह सब बंधा था। वो लड़की छटपटा रही थी छूटने के लिए, पर वो लड़का उसे नहीं छोड़ रहा था। वो लड़का उस लड़की को ले जाकर एक रूम के बेड पे आराम से लेटा देता है। वो लड़की बेड से गिर जाती है और अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है। ये देख वो लड़का उस लड़की को फिर से बेड पे लेटा देता है और उसको पकड़ते हुए कहता है, शांत हो जाओ, कब से पंछी की तरह फरफराए जा रहे हो? शांति से यहाँ रहो। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हारा रेप नहीं। इतना कहते कहते उसका नजर उस लड़की की आंखों में पड़ता है। उस लड़की की आंखों में इस वक्त आंसू था और वो रो रही थी। वो लड़का उसके आंखों में खो जाता है और उसके लड़की होठों की ओर बढ़ने लगता है और टेप के ऊपर से ही उसके होठों को छू लेता है उस लड़के की। ऐसा करते ही लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसका हाथ उस लड़की के कमर पे था। वो लड़की उसे अपने ऊपर से धक्का दे देती है और वो लड़का इसके लिए तैयार नहीं था। वो बेड से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसे लड़का अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस लड़की को देखता है तो उसे घूर रहा था। वो लड़का जल्दी से उठता है और अपने कान पकड़ कहता है, सॉरी सॉरी, पर प्लीज अभी जो भी हुआ वो ब्रो को मत बताना प्लीज। इतना कह के वो जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर से दरवाजे को बंद कर अपने सीने पे हाथ रख खुद से कहता है, विशाल बेटा, तूने ये क्या कर दिया और क्या करने जा रहा था? गधे, कितने मशक्कत के बाद तो ब्रो को एक लड़की पसंद आया है और तू उसको ही छी भाभी है। वो तेरी थोड़ी तो शर्म कर, अगर ब्रो को पता चल गया ना तो वो तेरा चमड़ी उधेड़ देगा और फिर तेरे ऊपर मिर्ची डाल के धूप में फेंक देगा तुझे। इतना कहते कहते वो बाहर से अपने रूम में चला जाता है। उधर कायरा डरते डरते ओबरॉय कॉर्पोरेशन के गेट के सामने पहुंचती है और खड़े होके सामने देखने लगती है, पर इस बार सिक्योरिटी गार्ड उसे नहीं रोकता और अंदर जाने के लिए गेट खोल देता है। ये देख कायरा को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर वो कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। कायरा के अंदर जाते ही उसके पास रकूल आता है और कायरा देखता है। कायरा की हालत देख उसे उसके ऊपर बहुत दया आ रही थी, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसे अपने बॉस का ऑर्डर तो मानना ही पड़ता। रकूल कायरा को देख उससे कहता है, आप मेरे साथ आइए।
कायरा रकुल को देख डर जाती है और डरते हुए उसके पीछे जाने लगती है। रकुल उसे पीछे से ले लिफ्ट के पास ले जाता है, फिर दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और राकुल 85 फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। दोनों चुपचाप लिफ्ट में खड़े थे, तभी कायरा रकुल से धीमी आवाज में पूछती है, क्या आप भी उसकी तरह बेम्प हो? कायरा की बात सुनकर रकुल की आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं और वो पीछे मुड़ के कायरा को हैरानी से देखने लगता है। राकुल के ऐसे देखने से कायरा डर जाती है और पीछे 2 कदम पीछे हट के अपनी नजर नीचे कर लेती है। अगर ये इंसान होता ना तो मैं इससे ही शादी करती। अब आगे। रकुल कायरा को ऐसे डरते देख पूछता है, आप डर क्यों रहे हैं? और ये सब आप क्या कह रहे हैं? बेम्प? कौन है बेम्प? और आप ऐसे डरिए मत, आप बॉस को सॉरी कह देना, तो हो सकता है वो आपको माफ कर दे, और आप मुझसे डरिए मत, मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ। रकुल की बात सुनकर कायरा इमोशनल हो जाती है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि रकुल बेम्पर नहीं है। कायरा रकुल को देख कहती है, भैया आप बेम्पर नहीं है, तो आप मुझे उस बेम्पर के पास क्यों लेकर जा रहे हैं? रोते हुए, आपको पता है उसने मेरे बहन नीसू को किडनैप कर लिया और मुझे फोन करके बुलाया है ताकि वो मेरा खून पी सके। इतना कहते ही कायरा जोर जोर से रोने लगती है। रकुल आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। पर आप बेम्पर किसे कह रहे हैं? कायरा, भैया मैं आपसे छोटी हूँ तो आप मुझे तुम कहिए, आप नहीं, और मैं बेम्पर उसे कह रहा हूँ जो 85 फ्लोर पे रहता है। आपने गर्दन को देखते हुए, ये देखिए उसने मेरी खून पीने की भी कोशिश की है, पर मैं बाहर से भाग गई थी इसलिए मैं बच गई थी, पर अब तो वो मेरे बॉडी से सारा खून पी जाएगा। रकुल तो कभी कायरा के चेहरे को देखता तो कभी उसके गर्दन में बने निशानों को। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका वो बॉस जो लड़कियों से कोसों दूर रहता है, किसी भी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता, उसने एक मासूम लड़की का फायदा उठाने की कोशिश की, और वो भी बेम्पर बनने का नाटक करके, और जब लड़की नहीं मानी तो बेचारी को ब्लैकमेल कर रहा है। रकुल को कायरा की बात सुनकर उस पे बहुत तरस आ रहा था। वो कायरा के कंधे पे हाथ रख कहता है, तुम चिंता मत करो बहन, मैं बॉस से बात करूंगा ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड को छोड़ दे। कायरा डरते हुए, नहीं भैया आप उसे कुछ मत कहिए, वरना वो आपका खून पी के आपको मार डालेगा, इससे अच्छा तो मैं ही चली जाओ, और आप मेरे दोस्त का ख्याल रखना भैया, वो बाहर से थोड़ी हिटलर की तरह सख्त है पर अंदर से एकदम नर्म है। कायरा और रकुल बात तो कर रहे थे पर उन्हें ये नहीं पता था कि कोई है जो उन्हें देख भी रहा है और सुन भी रहा है और गुस्से से आग बबूला हो रहा है। कायरा के बात खत्म होते ही लिफ्ट रुक जाता है और दोनों डरते हुए बाहर आता है। कायरा आगे जाती है तो रकुल उसे रोकते हुए कहती है, नहीं बहन ऐसा मत करो, मैं जाके बात करता हूँ। कायरा, नहीं भैया मैं नहीं चाहती मेरे लिए मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम हो, और हाँ अपना यहाँ पे काम छोड़ देना, वरना किसी दिन अगर इसने आपका भी खून पी के आपको मार डाला तो। रकुल धीरे से, खून तो पी रहा है बहन, वो भी रह दिन रह घंटे, हर मिनट हर सेकंड। रकुल के धीरे से कहने से कायरा को ठीक से सुनाई नहीं दिया था। वो रकुल को देख पूछती है, क्या कह रहे हो भैया? रकुल कायरा को देख, कुछ नहीं बहन। कायरा, ओ तो मैं चलती हूँ, मेरे नीसू का ध्यान रखना भैया, और यहाँ की जॉब छोड़ देना। इतना कह के कायरा जल्दी से अंदर चली जाती है। रकुल कायरा को केबिन में घुसते देख कहता है, सॉरी बहन, तुम्हारा ये भाई बहुत फाटू है, और सबसे ज्यादा तो मेरी इस इंसान की तरह दिखने वाला राक्षस से फटता है, जिसके वजह से मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाया। इतना कहते कहते उसके आंखों से आंसू बह जाता है और वो ऊपर देख हाथ जोड़ करके कहता है, वप्पा मेरे बहन को उस राक्षस से बचा लो, मेरे पास एक ही बहन है और वो भी आज ही मिली, मैं अपने बहन को खोना नहीं चाहता हूँ, प्लीज वप्पा, मैं तुम्हें 10 किलो का लाडू चढ़ाऊंगा। केबिन के अंदर कायरा के अंदर जाते ही ऋषभ, जो कब से उसी का कायरा बैक कर रहा था और वो उसे कायरा देखता है। कायरा बहुत डरी हुई लग रही थी और वो डोर से सटक के आंखें नीचे करके खड़ी थी। कायरा का दिल जोर से धड़क रहा था। ऋषभ अपने चेयर से उठता है और कायरा के पास जाने लगता है। कायरा को जब ऋषभ की कदमों की आहट अपने पास आता सुनाई देता है, तब वो अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो ऋषभ अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे देखते हुए उसके पास ही आ रहा था। ये देख कायरा जल्दी से हाथ दिखाकर कहती है, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। कायरा की बात सुनकर ऋषभ रुक जाता है और उसे देखने लगता है। ऋषभ को रुकते देख कायरा कहती है, मुझे मारने से पहले तुम्हें मेरे नीसू को छोड़ना हैगा, उसके बाद तुम मेरी खून पी सकते हो। कायरा इतना ही कही थी कि इतने में ऋषभ उसके पास आ जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। ऋषभ की गोद में उठाते ही कायरा उसके शार्ट कस के पकड़ लेता है और ऋषभ को देखने लगती है। इस वक्त कायरा ऋषभ के बहुत पास थी। ऋषभ सामने देख कायरा को लेकर केबिन में बने अपने प्राइवेट रूम में जाने लगता है और कायरा ऋषभ की चेहरे को गौर से देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी,
हाय एक इतना हैंडसम है और पास से तो ये और भी ज्यादा हैंडसम है महादेव इतने हैंडसम चेहरे का जो मालिक है उसे अपने डेविल क्यों बनाया। अगर ये इंसान होता ना तो मैं इससे ही शादी करती उदास चेहरे के साथ, पर ये तो आज मेरा खून पी के मुझे मारने वाला है। कायरा अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तब तक ऋषभ उसे लेकर अपने प्राइवेट रूम में आ जाता है और उसे बेड पे बैठा देता है। बेड पे बैठते ही कायरा अपने सोच से बाहर आता है और ऋषभ को देखते हुए पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? पूरे रूम को देखते हुए, और ये तो ऑफिस है ना, पर ऑफिस में ये रूम कैसे? कितना सुंदर है ये रूम, क्या तुम यहाँ मुझे मारोगे? देखो मैं कह रही हूँ तुम पहले मेरे नीसू को छोड़ोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी खून पीने दूंगी। ऋषभ कायरा की किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देता और रूम में कुछ ढूंढने लगता है। तुम बहुत बुरे बेम्पर हो, लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते। अब आगे कायरा ऋषभ को कुछ ढूंढते देख पूछती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? फिर कायरा को कुछ याद आता है, वैसे तुम बेम्पर हो तो तुम सनलाइट में कैसे हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता? और तू? कायरा और कुछ कहता कि उसके सामने ऋषभ आ जाता है और सरद आवाज में कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखोगे? कायरा थोड़ा पीछे जाते हुए, मैं का कहा कुछ बोल रही हूँ मैं तो बस तुमसे पूछ रही थी। ऋषभ दांत पीसते हुए, मैं ऋषभ ओबरॉय हूँ और मुझसे क्वेश्चन करने की राइट या हिम्मत दोनों ही किसी के पास नहीं है। इतना कह के वो कायरा के जीन्स की बटन खोलने लगता है। ऋषभ को ऐसा करते देख कायरा अपने जीन्स को पकड़ लेता है और ऋषभ की हाथ हटा के बेड के कोने में चली जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा खून पीना है ना, तो तुम मेरे जीन्स क्यों खोल रहे हो? ऋषभ कायरा के पैर पकड़ अपने पास खींचते हुए, क्योंकि मेरा मूड बदल गया है, अब मैं तुम्हारी किटी को खाना चाहता हूँ। ऋषभ की बात सुनकर कायरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने जीन्स को और कस के पकड़ लेता है और कहती है, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अपने गर्दन को ऋषभ के सामने करते हुए, तुम यहाँ से खून पी सकते हो और कहीं से भी नहीं। ऋषभ को अब बेचैनी हो रही थी, उसका गला सूख के काट बन गया था। वो अब तक किसी तरह खुद को कंट्रोल करके रखा था, पर अब कायरा के वो गोरे गर्दन जो अब उसके बिल्कुल सामने थी, उसे खुद से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और उसे बहुत गर्मी भी लग रहा था। ऋषभ कायरा को देखते हुए अपने कोट को उतर देता है और अपने शर्ट की 4 बटन खोल देता है, जिससे उसका मस्कुलर चेस्ट और 8 पैक एपस दिख रहा था और उसे ऐसे देख कायरा का तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी। ऋषभ कायरा के पास बैठ जाता है और एक झटके में उसकी जीन्स को फाड़ देता है। कायरा जो ऋषभ को देखने में खोया था, वो उसके इस हरकत से होश में आती है और जल्दी से अपने किटी में हाथ रख देती है और अपनी सिर नीचे कर लेती है। कायरा को बहुत शर्म आ रही थी, वो इस वक्त सिर्फ टॉप और पैंटी में थी और ऋषभ उसके गोरे गोरे पैरों को बुरी तरह घूर रहा था। कायरा उसे ऐसे देख रोते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे बेम्पर हो, एक लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते। ऋषभ को तो जैसे कायरा की बात सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो एकटक कायरा की पैरों को घूर रहा था। फिर वो अपना हाथ कायरा के थाई पर रख देता है और ऊपर ले जाने लगता है। ये देख कायरा उसके हाथ अपने थाई से हटाकर फिर से बेड के कोने में जाने लगती है। ये देख ऋषभ उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कायरा की टोक पीछे फाड़ कर उसके हाथों में आ जाता है। कायरा बेड के बीचों बीच चली जाती है और बेड पे रखा चादर से खुद को ढक लेती है और ऋषभ को देख गुस्से से कहती है, देखो बेम्पर जी, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बस अपने नीसू के लिए यहाँ आई हूँ और तुम सिर्फ मेरा खून पी सकते हो और कुछ नहीं, समझे? ऋषभ कायरा को घूरते हुए गुस्से में कहता है, कम हियर। कायरा डरते हुए, नहीं मैं नहीं आ रही तुम्हारे पास। ऋषभ गुस्से में, आई एम सेइंग कम टू मी राइट नाउ, दांत पीसते हुए, आई डोंट लाइक टू से वन थिंग अगेन एंड अगेन। ऋषभ को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गया था। ये देख कायरा डर तो बहुत जाती है, पर अपने डर को छुपा के कहती है, ऐसे लाल लाल आंखों से तता तुम मुझे डराना नहीं सकते, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसे भी मारोगे और बेसे भी मारोगे तो तुम मुझे गर्दन पे काट कर क्यों नहीं मार देते? यहाँ काटने से मुझे ज्यादा दर्द भी नहीं होता है, पर मैं तुम्हें मेरी बॉडी को कहीं और नहीं छूने दूंगा। कायरा की बात सुनकर ऋषभ डेविल स्माइल करते हुए, अच्छा तो तुम रोकोगे मुझे? इतना कह के वो अपने शर्ट को उतार फेंक देता है और बेड पे कायरा के पास जाने लगता है। ये देख कायरा रोते हुए कहती है, प्लीज मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा मत करो तुम, प्लीज मैं आया। कायरा के बात खत्म होने से पहले ही ऋषभ उसके ऊपर से चादर हटा के उसके ऊपर आ जाता है और कायरा की टोप को पकड़ फाड़ के फेंक देता है। अब कायरा सिर्फ इनवे में थी, ऋषभ के ऐसा करते ही कायरा चिल्ला